और सबसे पहले आपको बड़ी खबर दे दे, आज से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र। धामी 2.0 का पहला बजट शाम 4 बजे पेश होने जा रहा है। लगभग 64,000 करोड़ का बजट इस बार का हो सकता है। और आज आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखी जाएगी। रिपोर्ट सदन में रखने के बाद इसे स्वीकार किया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर विपक्ष भी सतर्क रहेगा। सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होगी। बजट सत्र आज 14 जून से 20 जून तक चलने वाला है। आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है और 20 जून तक ये बजट सत्र चलेगा। तो सदन की कार्रवाई आज सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी। वहीं आज के बजट सत्र के लिए विपक्ष ने भी अपना प्लान तैयार कर लिया है। सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने आक्रामक प्लान बनाया है। चारधाम सड़क हादसे और कुंभ घोटाला समेत कई मुद्दों पर सरकार पर जमकर हमला करने की तैयारी है कांग्रेस की। इस बार कांग्रेस सरकार को सदन के भीतर और सदन के बाहर सड़क पर भी घेरने की तैयारी में है। दूसरी तरफ सत्र के पहले ही दिन पूर्व सीएम हरीश रावत गैरसैंण में विधानसभा भवन के समक्ष उपवास करेंगे। तो देखिए, तैयारी कांग्रेस ने अपनी कर ली है। क्या प्लान है विपक्ष का वो समझिए। चारधाम यात्रा, इसके अलावा कई और भी बड़े मुद्दे हैं जैसे कुंभ घोटाला, सड़क हादसे, इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगा। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन धामी सरकार का आम बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सदन में बजट पेश करेंगे। इसके साथ ही बजट घोषणाओं के जरिए नई सरकार का एजेंडा भी सामने आएगा। सरकार के सामने प्रदेश के वित्तीय हालातों को सुधारने के साथ ही घोषणा पत्र में किए गए वादों को धरातल पर उतारने की चुनौती है। ऐसे में भाजपा ने संकल्प पत्र में जिन वादों का ऐलान किया है, बजट में उन्हें पूरा करने का प्रावधान हो सकता है। दरअसल उत्तराखंड सरकार आज 64,000 करोड़ का बजट पेश करेगी। बजट शाम 4 बजे विधानसभा में पेश किया जाएगा। पिछले साल सरकार ने 57,000 करोड़ का बजट पेश किया था, लेकिन इस बार बजट के दौरान हंगामे के पूरे आसार हैं, क्योंकि विपक्ष ने चारधाम सड़क हादसे, कुंभ घोटाला, पलायन समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर रखी है। ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि युवा मुख्यमंत्री के पिटारे में उत्तराखंड के लिए इस बार क्या कुछ खास रहता है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार अपने बजट में कई ऐलान कर सकती है। सरकार का फोकस रोजगार बढ़ाने और पलायन रोकने पर भी हो सकता है। इसके साथ ही सरकार किसानों के लिए भी बड़ी घोषणा कर सकती है। बजट में होम स्टे को भी बढ़ावा देने के लिए ऐलान हो सकता है, जिसकी मांग राज्य में काफी दिनों से चल रही है। धामी सरकार के बजट में पर्यटन और स्वास्थ्य को लेकर भी बड़ी घोषणा हो सकती है। बजट में कानून व्यवस्था के लिए भी बड़ा ऐलान हो सकता है। यही नहीं, शिक्षा, पेयजल पर भी बजट में जोर दिया जा सकता है। युवाओं और महिलाओं के लिए सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। इसके अलावा कर्मचारियों के वेतन भत्तों को लेकर भी बड़ी घोषणा हो सकती है। भाजपा का दावा है कि बजट जन उपयोगी और हर वर्ग को ध्यान में रखने वाला होगा। कैसे रोजगार परख ये बजट हो, कैसे हम पलायन को रोकने के लिए हम इसमें बातचीत करें, कैसे हम बागवानी को फोकस करें, कैसे हम अपने यहाँ के स्थानीय उत्पाद को फोकस करें, कैसे हमारे यहाँ जिस प्रकार के स्टे होम की हम लोग बातचीत कर रहे हैं उसकी बातचीत करें। आवारा पशुओं की बहुत सारे जगहों से बात आई है, उसके लिए भी हम इस पर ध्यान इसमें रखते हुए बजट का प्राविधान करेंगे। यानी कि अनेकों इश्यूज़ होंगे, चाहे कृषि से संबंधित होंगे, व्यापार से संबंधित होंगे, पर्यटन से संबंधित होंगे, अन्य विषयों से संबंधित होंगे, हम सबको समाहित कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष को भाजपा सरकार की कथनी और करनी में फर्क नजर आता है, लिहाजा वह सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं रखेगी। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, कांग्रेस अब मित्र विपक्ष नहीं, मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेगी। और जो जन मुद्दे हैं, जो आज के मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उसको लेकर धारदार तरीके से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमलावर होगी। हम सकारात्मक भूमिका निभाना चाहते हैं। इसके मायने ये नहीं कि हम जो असल मुद्दे हैं, नौजवानों के मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, कमज़ोर तबके के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, चारधाम यात्रा बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत सारे कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इन मुद्दों को लेकर हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि कल आपको दिखाई देगा कि हमारे विधानमंडल के माननीय सदस्यगण पूरी ताकत के साथ हमारी जो भूमिका है
हमारा जो रोल है, विपक्ष का जो रोल है, उसको पूरी ईमानदारी से निभाने का काम हम करेंगे। कथनी और करनी में बहुत अंतर है। उन्होंने इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया, लेकिन ये उत्तराखंड के लिए मैं कहता हूँ कि इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बाद भी आज जो है सदन आहूत जो है देहरादून में किया जा रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि विधायक, हमने स्पष्ट मना किया कांग्रेस के सारे विधायकों ने एक स्वर में कि जो आप ग्रीष्मकालीन राजधानी है तो वहीं पर हो, लेकिन वो मेरा कहना फिर वही है कि इनकी कथनी करनी में अंतर है। ये जुमलेबाजी की सरकार है प्रदेश में भी और राष्ट्र में भी। जो लगातार परंपरा चली आ रही थी गैरसैंण में चुनाव, ये हमारे विधानसभा सत्र की, उसको इस बारी परिपाटी को तोड़ा है। इसका उन्होंने जो कारण बताया, चार धाम यात्रा और अन्य कारण बताए, लेकिन वहाँ पे जो इंतज़ाम है और जो इंतज़ामात की कमी है, असली कारण है कि कार्यशैली उनमें नहीं रही पिछले 6 वर्षों में, कि वो वहाँ पे विधानसभा में रहने का, वहाँ विधानसभा सत्र का अच्छे तरीके से चलने का, उसके वातावरण में सुधार का कोई कार्य परिश्रम करें। तो इसलिए उनको अपनी कमियां छुपाने के लिए देहरादून में गए। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार और विपक्ष के साथ बैठक कर सदन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने में सहयोग देने की अपील की है, लेकिन इसके आसार कम ही नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो एक बड़ी तैयारी जो है यहाँ की जा रही है उत्तराखंड में इस सत्र को लेकर, और ज्यादा जानकारी सीधा पंकज हमारे संवाददाता देहरादून से जुड़ चुके हैं, उन्हीं से ले लेते हैं। पंकज, आज शुरू हो जाएगी यहाँ बजट सत्र की पूरी कार्रवाई, किस तरह से इसे देखा जा रहा है, कौन से अहम मुद्दे हैं और विपक्ष के लिए कितनी बड़ी एक तरह से अपॉर्चुनिटी है इसे भुनाना और यहाँ जनता के मुद्दों को उठाना? बिल्कुल अनु, देखिए नई सरकार का पहला बजट सत्र ये होने जा रहा है और इसमें दोनों ही, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, दोनों की अहम भूमिका रहने वाली है, क्योंकि विपक्ष को उन मुद्दों को उठाना है जो जनहित के मुद्दे हैं, या भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में जिन मुद्दों के वायदे किए थे। तो बजट में संकल्प पत्र के ऐसे किन मुद्दों को रखा जाता है, कैसे सरकार उन तमाम मुद्दों को रखकर जनता के सापेक्ष बजट लाने जा रही है, उन तमाम मुद्दों को विपक्ष को उठाने का काम है। लेकिन सरकार ने भी अपना एजेंडा तय कर लिया है। कार्य मंत्रालय की बैठक में 3 दिन का एजेंडा तय कर लिया गया है और 3 दिन के एजेंडे में सरकार ने पूरी तरह से अपनी रणनीति तैयार कर ली है, जिसमें कुछ अध्यादेश सदन पटल पर रखे जाएंगे और जो कुछ प्रश्न विधायकों के लगे हैं उन पर चर्चा की जानी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होगा कि आज शाम 4 बजे जो बजट है वो ऑन टेबल किया जाएगा और उसके बाद उस पर चर्चा की जाएगी। 64,000 करोड़ का बजट सरकार इस बार लाने जा रही है। हालांकि इसमें अनुपूरक बजट था, वो पहले सत्र में लाया जा चुका है जो मार्च में हुआ था, लेकिन इस बार क्योंकि ये पूरी तरह से पूरे साल भर का बजट होगा और इस बजट में युवाओं को रोजगार देने के लिए, युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और तमाम ऐसे मुद्दे जिनकी निगाहें आज जनता की टिकी हुई है सरकार पर, कि सरकार किस तरह से बजट लेने जा रही है। क्योंकि धामी 2.0 का ये पहला बजट सत्र है और इस बजट में सरकार पूरी तरह से उस छवि को लाने की कोशिश करेगी कि जिस तरह से चुनावों में जो जनता से भाजपा ने वायदे किए थे, इन तमाम चीज़ों को कोशिश की जाएगी। लेकिन विपक्ष देखिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा गैरसैंण का उठाने जा रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आज विपक्ष सबसे पहले गैरसैंण के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, क्योंकि गैरसैंण में सरकार ने सत्र करने की बात कही थी, लेकिन उससे पहले सरकार ने सत्र नहीं किया और अब बजट सत्र देहरादून में किया जा रहा है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आज सरकार पूरी तरह सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। ये तमाम मुद्दे तैयार कर लिए, चाहे हम 4 धाम में अव्यवस्थाओं की बात करें या फिर शिक्षा स्वास्थ्य की बात करें या फिर तमाम अन्य मुद्दों की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, ऐसे मुद्दे विपक्ष ने तैयार कर लिए हैं। और क्योंकि विपक्ष देखिए इस बार अलग भूमिका में रहने वाला है, क्योंकि पिछला जो सत्र हुआ था उसमें नेता प्रतिपक्ष नहीं थे कांग्रेस की ओर से, इस बार यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है। तो इसमें एकजुटता विपक्ष के दिखाने के साथ साथ, मुद्दों को उठाने के साथ साथ तमाम अहम चीज़ों को विपक्ष को रखना होगा। और देखिए मैं कुछ तस्वीरें भी दिखा देता हूं कि ये विधानसभा परिसर का भवन ही है। आप देखेंगे तो जो प्राथमिक तैयारियां होती हैं, क्योंकि विधानसभा परिसर के 200 मीटर की हेरफेर की एरिया में जो धारा 144 है उसको लागू कर दिया गया है। जो धरना प्रदर्शन होंगे, हवा उल्ला होंगे, वो पूरी तरह से नहीं किए जाएंगे। और सुरक्षाकर्मी आप देखेंगे तो जो व्यवस्था है वो यहाँ तैयार कर रहे हैं, बैरिकेटिंग यहाँ लगाई जा रही है। तमाम सुरक्षाकर्मी सुबह लगभग 7 बजे करीब यहाँ आ गए थे, क्योंकि किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, जो भी मान्य विधायक और तमाम मंत्री विधानसभा में आएंगे तो वो एज इट इज सीधे आ जाएं। और वाहन, क्योंकि ये मुख्य मार्ग है, यहाँ से लगातार लोगों की आवाजाही होती है, तो किसी तरह की वाहनों की आवाजाही में दिक्कत ना हो, तो दोनों ये सारी व्यवस्थाएं देखिए चाक-चौबंद की जा रही हैं। और सत्र से पहले 11 बजे सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। पहला जो रहेगा वो प्रश्नकाल रहेगा और प्रश्नकाल के दौरान ही तमाम चीज़ें जो विधायकों के प्रश्न आए हैं उन पर चर्चा की जानी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो आज का रहेगा वो 4 बजे का वक्त रहेगा, जब 4 बजे बजट सत्र ऑन टेबल किया जाएगा और
बजट में सरकार क्या क्या रखने जा रही है, क्या महत्वपूर्ण एजेंडा सरकार ने इस बार 1 साल का तय किया है, 1 साल के बजट में किन चीज़ों को रखा है। क्योंकि सरकार का यह दावा है कि युवाओं को रोजगार देने के साथ साथ उन्हें स्वावलंबी बनाना है, महिलाओं की सुरक्षा के साथ उन्हें स्वावलंबी बनाना है, इसके साथ साथ एजुकेशन को लेकर सभी चीजें इस बजट में बिल्कुल पंकज शामिल रहेंगी। और जैसे जैसे यहाँ विधायक आने लगेंगे वो तस्वीरें भी आपके माध्यम से देखेंगे। तमाम जानकारी आज पूरे दिन भर इससे जुड़ी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ेंगे। वहीं उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल, और साथ ही यहाँ प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने पद और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया है। दीपक बाली ने अरविंद केजरीवाल को अपना इस्तीफा भेज दिया है। तो जहां इससे पहले उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और अब देखिए प्रदेश अध्यक्ष भी आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड के इस्तीफा दे चुके हैं। और उन्होंने न सिर्फ अपने पद से इस्तीफा दिया बल्कि पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है, और इससे संबंधित पत्र अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री उन्हें भेज दिया गया है। और इस बीच एक खबर रायबरेली से, जहां प्रधान के घर दबंगों ने हमला कर दिया। घर के बाहर 4 पहिया और 2 पहिया वाहन में आग लगा दी। आग में धू कर गाड़ियां जलती रही। हमले के बाद गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों में हड़कंप मचा है। और पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर यह हमला हुआ है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के नरपतगंज चौकी के बगल की यह घटना बताई जा रही है। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। दबंगों ने गाड़ियों में आग लगा दी और आग से ग्रामीणों में हड़कंप की स्थिति बनी। हालांकि पुलिस की टीमें वहां पर पहुंची, मौके का मुआयना किया गया। जब भी कोई अपराध होता है या कोई बड़ी वारदात होती है तो लोग सबसे पहले थाना या कोतवाली की ओर दौड़ते हैं। पुलिस ने न्याय गुहार लगाते हैं। अब जरा सोचिए, जब कोतवाल जी ही उनकी कार चोरी हो जाए तो हालात कैसे होंगे। लेकिन ऐसा हुआ है। बस्ती के कोतवाल की गाड़ी चोरी हो गई, वो पुलिस के सख्त पहरे से। आपने एक गाना तो सुना होगा, दारोगा जी चोरी हो गई। कहने को तो ये एक गाना है, लेकिन बस्ती में हकीकत में कोतवाल साहब की गाड़ी चोरी हो गई। वो भी ऐसे वक्त में जब कोतवाल साहब को मंत्री बेबी रानी मौर्य के प्रोटोकॉल में जाना था। पता चला कि कोतवाल साहब की गाड़ी पर किसी ने हाथ साफ कर दिया है, यानी उनकी गाड़ी चुरा ली गई। पुलिस के हाथ पांव फूल गए कि आखिर साहब की गाड़ी कहां गई, कौन गाड़ी को चुरा ले गया। आसपास देखा लेकिन गाड़ी का कोई अता पता नहीं मिला। पुलिस वाले गर्मी में पसीना पसीना हो गए, क्योंकि उन्हें गाड़ी की जो तलाश करनी थी। ऐसे में उन्हें पता चला कि गाड़ी एक दुकान के बाहर लकड़ियों की बल्लियों से टकरा गई है, जिसके बाद पुलिस वालों की जान में जान आई। एक कोतवाल की गाड़ी दिन दहाड़े एक चोर चोरी कर ले गया। कोतवाल साहब ड्यूटी बजा रहे थे। कोतवाल साहब उत्तर प्रदेश सरकार की एक मंत्री हैं, बेबी रानी मौर्य पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं। उनके कार्यक्रम में मौजूद थे, उनकी सुरक्षा में मौजूद थे, और उसी दौरान एक चोर आया, उनकी गाड़ी लेकर फुर्र हो गया और कोतवाल साहब को पता ही नहीं चला। पुलिस को जब गाड़ी चोरी होने की पीछे की वजह पता चली तो उन्होंने सिर पकड़ लिया। एक युवक को अपने ससुराल जाना था, लेकिन उसे कोई साधन नहीं मिला, जिसके बाद उसने सोचा कि कोतवाल की गाड़ी से क्यों न शान से ससुराल जाया जाए। लिहाजा उसने कोतवाल की गाड़ी पर हाथ साफ कर दिया। फिलहाल सूत्रों से हमको ये भी पता चला है कि जो सिरफिरा युवक है वो अपने ससुराल जाना चाह रहा था, लेकिन ससुराल जाने के लिए उसको कोई साधन नहीं मिल रहा था। तो उसने सोचा कि क्यों ना कोतवाल की गाड़ी का ही उपयोग कर लिया जाए। तो उसने कोतवाल की गाड़ी उठाई, गाड़ी में चाबी लगी थी, और उसने कोतवाल की गाड़ी को लेके वो रफू चक्कर हो गया। मगर उसकी मंशा को पुलिस ने तार तार कर दिया और ससुराल की बजाय उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। कोतवाली का ड्राइवर गाड़ी से कुछ दूर कहीं पानी पीने चला गया था। इस बीच में एक सिरफिरा व्यक्ति बताया जाता है तो वहाँ का एक शराबी है और इसने किया भी है। वो थाने की गाड़ी लेकर के उसने बहुत तेज़ी से उसको ले जाने का प्रयास किया, लेकिन हमारे सब इंस्पेक्टर और आरक्षियों ने तत्काल उसका पीछा किया और आगे जाकर के उस गाड़ी को पकड़ लिया। कोतवाल साहब की गाड़ी तो मिल गई, लेकिन पलटने की वजह से काफी नुकसान हुआ है, जिसे क्रेन की मदद से फिर कोतवाल लाया गया। लेकिन पुलिस की नाक के नीचे से गाड़ी का चोरी हो जाना बस्ती में चर्चा का विषय बना हुआ है।
वहीं इसी बस्ती के एक गांव के कोटेदार के साथ चौंकाने वाला मामला सामने आया। 14 महीने से इलाके का खादान माफिया सरकारी अफसरों की आंखों में धूल झोंककर राशन उठाता रहा, जिसकी भनक कोटेदार को नहीं लगी। इंतहा तो तब हो गई जब गांव के गरीबों के हक का राशन मार्केट में बिकने लगा। 2 महीने से राशन हमें नहीं मिल रहा है, कोटेदार को बदलिए। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें बस्ती की है। इंसाफ की गुहार लगा रहे लोगों का आरोप है कि 14 महीने से गांव का राशन इलाके का एक माफिया उठा रहा है, जिसे वो खुलेआम बाजार में बेच रहा है, जबकि कोटा सुमन नाम की महिला के नाम पर। काफी समय बीतने के बाद जब हम लोगों ने कई जगह पता लगाया, पता लगाने के बाद हम वहाँ जहाँ से राशन उठता है वहाँ गए, तो वहाँ उन लोगों ने बताया कि सुमन देवी के नाम से ही राशन उठता है। इसके बाद में सिग्नेचर संतलाल गुप्ता करते थे, संतलाल गुप्ता करते थे या कोई और किसी से करवाते थे। प्रधान जी हमारे, हम पूर्व प्रधान जो रणबीर सिंह हैं। लोगों को राशन नहीं मिलने के बाद जब विभाग ने जांच करवाई तो मामला सामने आया और कोटा निलंबित कर दिया, जबकि सुमन का आरोप है कि उसके पास ना तो ई पास मशीन है और न ही उसने कभी कोटा उठाया। इसके बावजूद उसका कोटा निलंबित कर दिया गया, जबकि राशन माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब कोटे का चयन हुआ था तब हमने साइन किया था, और जब लाइसेंस जारी होने वाला था तब हमने साइन किया था। उसके बाद ना मेरी साइन हुई है कहीं पे, ना कहीं अंगूठा लगा है। हमने जब बार बार पूछा तो हमसे यही कहा गया कि अभी आपके नाम से राशन नहीं उठ रहा है, जब आपके नाम से राशन उठेगा तो हम आपको सूचित करेंगे। राशन माफिया के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद अब जिला आपूर्ति अधिकारी ने मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही है। वितरण न होने के क्रम में शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था कि वहाँ पे जो है वितरण दिवस समाप्त हो गया है, लेकिन वहाँ पे कोटेदार द्वारा वितरण कार्य नहीं किया गया है। उसके क्रम में जिला पूर्व अधिकारी महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में मेरे द्वारा मौके पे जाके 31 तारीख को 31/5 को जांच की गई मौके पे। वहाँ पर उपस्थित कार्ड धारकों द्वारा अपना बयान दर्ज कराया गया। राशन कार्ड धारकों को उम्मीद है कि राशन माफिया के खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी, जिसने उन्हें राशन लेने से मुहताज किया है। एबीपी गंगा के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।